असीमपुर गांव में एक यशवंत नाम का अध्यापक रहता था। उसका एक राम नाम का बेटा, जिसे वो प्यार से भोलू राम कहकर भी बुलाता था। अब जैसा कि कहा भी जाता है कि एक अध्यापक अपने ही बच्चे को विद्वान नहीं बना पाता, बस ऐसा ही कुछ था यशवंत के बेटे रामू के साथ, जो अपने पिता से बिल्कुल अलग था, बिल्कुल भोला। अरे रामू बेटा, वो सामान जो मैंने तुमसे लाने के लिए कहा था वो तुम ले आए? हाँ पिताजी, वो कल स्कूल के लिए जो आपने सामान मंगाया था ना, वो सब मैं ले आया। लेकिन वो जो रंगों वाली किताब मंगाई थी ना आपने, वो तो कहीं मिली नहीं। दुकानदार ने मुझे ड्राइंग बुक? हाँ पिताजी, यही नाम बताया था उसने। मुझे ठगने चला था दुकानदार, कह रहा था कि ये लो, पर मैं तो बहुत समझदार हूँ ना, तो मैंने उनसे इनकार कर दिया, क्योंकि आपने तो मुझसे रंग वाली किताब मंगाई थी ना। वाह बेटा, अब कोई इतना भी मूर्ख कैसे हो सकता है? इतना कहते ही राम का पिता यशवंत स्कूल चला जाता है, लेकिन शाम को लौटते वक्त उसकी तबीयत बिगड़ जाती है, जिसके बाद वो बिना कुछ खाए पिए ही सोने चला जाता है। लेकिन सोते सोते भी वो अपने बेटे और उसके भविष्य के बारे में सोचने लगता है। ये सोचते सोचते उसे नींद आ जाती है। वहीं जब अगली सुबह होती है तो राम अपने पिता के पास जाता है। यशवंत बिस्तर पर सोया पड़ा होता है। पिताजी, अरे आप इतनी देर तक सो रहे हैं? उठ जाइए, आपको आज स्कूल नहीं जाना है क्या? राम की तमाम कोशिशों के बाद भी उसका पिता यशवंत उसे कोई जवाब नहीं देता। तभी राम घबराकर पास में ही रहने वाली लतिका मौसी को बुला के लाता है। लतिका मौसी यशवंत की नब्ज देखती हैं। अरे बेटा, तेरे पिता अब इस दुनिया में नहीं रहे। क्या? तो क्या वो भी माँ की तरह ही भगवान से मिलने गए? इस पर लतिका मौसी राम को कोई जवाब नहीं देती और उसकी मासूमियत पर दया दिखाते हुए सारे कर्मकांड को पूरा करवाती है। कुछ दिनों तो राम के ऐसे ही निकल जाते हैं, लेकिन अब वो नौकरी करने पर विचार करता है, जिसके लिए वो असीमपुर में जगह जगह जाकर लोगों से काम मांगता है। लेकिन उसकी मूर्खता को देखकर कोई भी उसे काम नहीं देता। जिसके बाद राम काम की तलाश में असीमपुर को छोड़कर दूसरे गांव जाने लगता है। लेकिन उससे पहले जो धन उसके पिता ने कमाया होता है, वो उसे एक काले कपड़े में बांधकर अपने गले में लटका लेता है। अरे दोस्त, ये तुम्हारी पोटली में क्या है? ये वो सारा धन है जो मेरे पिता ने मेरे लिए कमाया था। धन, और तुम इसे इस तरह से ले जा रहे हो? देखो दोस्त, तुम बहुत भोले हो। अगर तुम अपना धन इस तरह से खुलेआम लेकर जाओगे तो कोई भी जरूर लूट लेगा। वैसे भी आजकल चोर लुटेरा गांव में घात लगाकर बैठे रहते हैं। अच्छा, ऐसे कैसे लूट लेगा? मैं राम हूँ, भोलू राम नहीं, जो कोई मुझसे ये धन ऐसे ही लूट कर ले जाएगा। खैर, मुझे देर हो रही है, अब मैं चलता हूँ। राम अब काम की तलाश में दूसरे गांव की ओर जाने लगता है कि तभी उसे रास्ते में एक लुटेरा मिल जाता है। लेकिन राम इतना मासूम था कि वो इस बात से अनजान होकर लुटेरे को ही सावधान रहने को कह देता है। अरे दोस्त, क्या आप जानते हैं कि आजकल गांव में चोर लुटेरे बहुत घूम रहे हैं? तो तुम अपना ध्यान रखना। वैसे मैंने तो अपना सारा धन अपने गर्दन पर इसीलिए लटकाया हुआ है कि कोई भी इसे मुझसे छीन ना पाए। अच्छा, तो तुमने देखा है कभी उस लुटेरे को? नहीं, देखा तो नहीं है, लेकिन पिताजी बताते थे कि चोर लुटेरे बड़े बड़े बाल, लंबी कद काठी और चेहरे पे कुछ दाग लिए घूमते हैं। लुटेरे ने दाएं देखा न बाएं, झट से अपनी कमर से चाकू निकालकर राम के गले पर मार डाला, जिससे उसकी पोटली कटकर नीचे गिर गई। और फिर लुटेरे ने इसे झट से लपक लिया और भागते हुए कहने लगा, अब देख लिया ना कैसे होते हैं लुटेरे।
देखो तुम मेरा वो सब कुछ 2 मिनट में लूट कर ले गए, जिसे कमाने में मेरे पिताजी ने अपनी पूरी जिंदगी दे दी। अब अगर वो सब ले ही जा रहे हो तो मुझे भी अपने साथ जोड़ लो, मैं भी तुम्हारी इस काम में मदद कर दूंगा। राम की ये बात सुनकर पहले तो लुटेरा सोचने लगा कि ये मंद बुद्धि मेरे क्या ही काम आएगा, लेकिन दूसरे ही पल उसे राम पर तरस भी आ जाता है। लुटेरा राम को अपने साथ अपने घर ले आता है और अगली सुबह उसे घर लूटने के लिए अपने साथ ले जाता है। देखो, मैं इस घर के पीछे के रास्ते से जा रहा हूं, तो जब तक मैं तुम्हें ना कहूं तब तक तुम घर के अंदर मत आना, और मेरे इशारा देते ही वो थैला लेकर तुरंत घर के अंदर आ जाना। इतना कहते ही लुटेरा पीछे के रास्ते से घर के अंदर चला जाता है, लेकिन वही दूसरी तरफ राम को जोरों से प्यास लग जाती है, जिसके चलते वो सीधे उसी घर में घुस गया। उस घर में एक बूढ़ा आदमी जमीन पर पड़ा होता है, लेकिन राम को कुछ भी समझ नहीं आता और वो उसे जमीन से उठाकर कुर्सी पर बैठा देता है। बाबा, आप इस तरह से जमीन पर क्यों लेटे हुए थे? मुझे आपके घर से पानी मिलेगा? मुझे बहुत जोरों की प्यास लगी है। राम बार बार उस बूढ़े आदमी से पानी के लिए पूछता है, लेकिन वो कोई भी जवाब नहीं देता। तभी राम को एहसास हो जाता है कि शायद उस बूढ़े आदमी की मृत्यु हो गई है। अपने सामने लाश को पाते हुए राम की चीख निकल जाती है और वो जल्दी से जाकर कमरे की छत पर बनी टाट में छुप जाता है, लेकिन उसकी वो चीख को सुनकर वो लुटेरा भी वहां आ जाता है। अरे, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैंने कहा था ना, मेरे बुलाने पर ही अंदर आ जाना, फिर तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अरे, वो उस कुर्सी पर तो देखो, वहाँ बुढ़ा आदमी मर चुका है। लुटेरा उस मरे हुए आदमी को देखकर सोचता है कि अब तो काम और आसान हो गया है, लेकिन जिस तरह से राम चिल्लाया होता है उससे आस पड़ोस के लोगों के आने की भी आशंका होती है और वो जाकर पलंग के नीचे छुप जाता है। लुटेरे के छुपते ही वहां आस पड़ोस के लोग भी आ जाते हैं और बूढ़े आदमी को मरा हुआ देख चौंक जाते हैं। हे भगवान, ये क्या हो गया? बेचारा बूढ़ा बाबा, पता नहीं क्या हो गया। 2 दिन पहले तो अच्छे खासे लग रहे थे और आज इस अवस्था में है। अब क्या हुआ और क्या नहीं, ये तो ऊपर वाला ही बता सकता है बस। पड़ोसी की बात सुनकर राम जोर से बोला, देखो, मैंने कुछ भी नहीं किया। अगर यकीन नहीं आता तो आप लोग उस लुटेरे से भी पूछ सकते हैं जो पलंग के नीचे छुपा है। राम की बात सुनकर वहां मौजूद लोग चौंक जाते हैं और उनकी नजर ऊपर बैठे राम पर पड़ती है। जहां राम का इशारा पाते ही पड़ोसी पलंग के पीछे छुपे लुटेरे को पकड़ लेते हैं और उसे गांव के सरपंच के पास ले जाते हैं। राम, तुम उस बूढ़े पापा के घर पर क्या कर रहे थे? राम ने अपने पिता के मरने के बाद से लेकर बूढ़े आदमी के घर तक पहुंचने की पूरी कहानी गांव वालों को सुनाई। राम ने जिस मासूमियत से ये बात गांव वालों को बताई, हर किसी को उसकी बात पर भरोसा हो गया और फिर गांव वालों ने राम को तो छोड़ दिया, लेकिन उस लुटेरे को पुलिस के हवाले जरूर कर दिया। एक गांव में एक बूढ़ी औरत और उसका मूर्ख बेटा श्याम रहता था। बूढ़ी औरत वैसे तो अपना घर का खर्च खुद ही चलाती थी, लेकिन अब उसके शरीर ने उसका साथ देना बंद कर दिया था, जिसके बाद एक रोज उसके बेटे श्याम को भी काम मिल ही जाता है। वो घर आता है और इस बात के बारे में अपनी माँ को बताता है। माँ, मुझे आज काम मिल गया है। मालिक ने कल से बुलाया है मुझे। अच्छा बेटा, ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन तुझे काम के बदले जो कुछ भी मिले उसे संभाल कर अपनी जेब में रख लेना। अगले दिन शाम काम पर जाता है। दिन भर काम करने के बाद शाम को मालिक उसे काम के बदले में दूध देता है, लेकिन मूर्ख शाम बिना अपना दिमाग लगाए अपनी माँ की बात को याद करता है और वो दूध को जेब में रखकर भागता हुआ अपनी माँ के पास आता है। माँ देखो, मुझे क्या मिला है।
अरे दिखा दिखा, क्या मिला है? श्याम झट से अपनी जेब में हाथ डालता है, पर जब उसकी जेब में उसे कुछ नहीं मिलता तो वो परेशान हो जाता है। अरे क्या मिला है, दिखा भी दो अब। अरे माँ, पता नहीं कहाँ रख दिया, रखा तो जेब में ही था। माँ, मालिक ने काम के बदले आज मुझे दूध दिया था, और जैसे आपने कहा था कि काम के बदले जो कुछ भी मिले उसे जेब में रख के ले आना, मैंने भी दूध को जेब में ही रखा था, लेकिन अब पता नहीं कहीं मिल ही नहीं रहा। बेटा, दूध जेब में नहीं कैन में रखा जाता है, तो कल से तुम कैन लेकर जाना काम पर। दूसरे दिन श्याम कैन लेकर जाता है और दिन भर काम करता है। जब शाम होती है तो उसका मालिक उसे काम के बदले में एक बिल्ली देता है। अब मूर्ख श्याम उस बिल्ली को कैन में बंद करके खुशी खुशी भागता हुआ अपने घर अपनी माँ के पास जाता है। माँ, आज तो बहुत ही कीमती चीज मालिक ने मुझे दी है, तुम देखोगी तो खुश हो जाओगी। श्याम कैन खोलता है और उसमें से मरी हुई बिल्ली निकलती है। श्याम कुछ भी समझ नहीं पाता और सोचता है कि बिल्ली कैन में रखने तक तो जिंदा थी, फिर ये मर कैसे गई। उसकी माँ को बिल्ली के मरने का बहुत दुख होता है और वो श्याम को फिर से समझाती है। श्याम, अगर मालिक ने तुझे काम के बदले बिल्ली दी थी तो तुझे उसे रस्सी से बांधकर घर लाना चाहिए था ना बेटा। कैन में तो बिल्ली मर ही जाएगी ना बेटा। माँ इस तरह से एक बार फिर श्याम को सलाह देती है कि कल से रस्सी लेकर जाना और जब बिल्ली मिले तो उसे बांध के ले आना। इस तरह श्याम अपनी मूर्खता से कुछ भी हासिल नहीं कर पाता और रोज खाली ही हाथ घर पहुंचता। वो जिस रास्ते से घर जाता उसी रास्ते में एक महल भी पड़ता, जहां एक राजा की बेटी एकदम उदास गुमसुम सी रहा करती थी। अपनी बेटी के चेहरे पर मुस्कान लाने के लिए राजा ने हर कोशिश, हर तरकीब लगाकर देख ली, पर वो राजकुमारी के चेहरे पर हंसी नहीं ला पाया। मैं परेशान हो गया हूँ। अब पता नहीं मेरी बेटी के चेहरे पर मुस्कान कैसे आएगी। एक काम करता हूँ, एक शर्त रख देता हूँ कि जो कोई भी राजकुमारी को हंसा देगा उसके साथ राजकुमारी का विवाह कर दिया जाएगा। राजा ने गांव-गांव में ये सूचना पहुंचा दी कि जो कोई भी राजकुमारी को हंसा देगा, राजा उसका विवाह अपनी बेटी से करा देगा। ये बात सुनकर दूर दूर से लोग राजकुमारी को हंसाने आते हैं, लेकिन कोई भी राजकुमारी को हंसा नहीं पाता और हार मानकर वापस चला जाता। वहीं दूसरी तरफ एक दिन श्याम अपने काम पर जा रहा था, जहां उसे दिन भर मेहनत करने के बाद उसका मालिक खुश होकर उसे काम के बदले में एक गधा दे देता है। लेकिन मूर्ख श्याम उस गधे को भी अपने कंधे पर उठाकर घर की ओर चल पड़ता है और फिर उस महल के पास पहुंच जाता है, जहां अपने कमरे की खिड़की पर बैठी राजकुमारी मूर्ख श्याम के कंधे पर गधे को बैठा देखकर खूब हंसती है। राजकुमारी को इस तरह से खुश देखकर राजा बेहद प्रसन्न हो जाते हैं और श्याम को फौरन महल में बुलाते हैं, लेकिन श्याम आने से इनकार कर देता है और कहता है कि सबसे पहले वो अपनी माँ के पास जाएगा और उसके बाद ही किसी से मिलेगा। श्याम की ये बात सुनकर राजा श्याम की माँ को भी महल में बुला लेते हैं। माताजी, आपके बेटे की वजह से मेरी बेटी के चेहरे पर मुस्कान लौट आई है, इसलिए मैं अपनी बेटी की शादी आपके बेटे संग करना चाहता हूँ। शर्त के अनुसार राजा ने श्याम को पहले खूब सारे उपहार दिए और अपनी बेटी का विवाह श्याम के साथ करा दिया, जिसके बाद राजकुमारी के साथ साथ श्याम और उसकी माँ भी महल में रहकर अपना सुखी जीवन बिताने लगे। अब मूर्ख श्याम भले ही अपने जीवन में कुछ ना कर पाया हो, लेकिन अपनी मासूमियत की वजह से वो राजकुमारी के चेहरे की हंसी जरूर बन गया।
ढोलपुर नामक गांव में एक मुकेश नाम का मोची अपनी पत्नी नीलम के साथ रहता था। वो लोगों के जूते चप्पल सीकर ही अपने घर का खर्च चलाया करता था। एक समय की बात है। अजी सुनते हो, तुम कभी भी मुझे कुछ नहीं दिलाते हो। वो लतिका का पति उसे हर महीने अच्छे कपड़े दिलाता है, गहने दिलाता है, और तुम कभी मेरे लिए एक शॉल तक नहीं लेकर आए। अरे भाग्यवान, वो लतिका का पति एक नंबर का बदमाश है। आए दिन उसका नाम चोरी चकारी में आता है। अब तुम क्या चाहती हो, मैं भी वो सब करूं? जो भी हो जी, मुझे बस ये पता है कि उसका पति उसके लिए खूब सारा सामान लाता है, और वो भी आए दिन मुझे बस दिखा दिखा कर जलाती रहती है। देखो नीलम, जितनी मेरी कमाई है उतने में तो मैं बस घर का खर्चा ही चला सकता हूँ, और चाहे कुछ भी हो जाए मैं बेईमानी का कोई काम नहीं करूँगा। अब मेरा समय खराब मत करो, जल्दी से मेरा खाना दे दो, मुझे काम पर जाना है। नीलम डब्बा बांधकर मुकेश को दे देती है और मुकेश उसे लेकर काम पर आ जाता है और मन लगाकर लोगों के लिए जूते सीने लगता है। नीलम सही तो कहती है, आज तक मैंने उसे दिया ही क्या है। ना कभी उसे कुछ अच्छा खिला पाता हूँ और ना ही उसे अच्छे कपड़े लेके देता हूँ। अब मैं ज्यादा देर तक काम किया करूँगा ताकि मैं भी उसको कुछ दे पाऊँ। मुकेश देर शाम तक दुकान पर लगा रहता है और सुंदर सुंदर जूते बनाकर उनको बेचता है। आज तो अच्छी आमदनी हुई है। मैं एक काम करता हूँ, इसमें से नीलम के लिए शॉल ले आता हूँ, वो बहुत खुश होगी। मुकेश कपड़ों की दुकान पर जाकर एक अच्छा सा शॉल ले आता है और घर की ओर जाने लगता है कि तभी उसे रास्ते में एक आदमी दिखाई देता है। उसके शरीर पर एक भी कपड़ा नहीं था। वो ठंड में बैठी बस ठिठुर रहा था। अरे आप यहाँ ऐसे क्यों बैठे हैं? ये शॉल रख लीजिए, क्या पता इससे आपको ठंड से थोड़ी राहत मिल जाए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया भाई साहब। अरे सुनिए भाई साहब, आपने मेरी इतनी मदद की, पर मेरे पास ना तो खाने के लिए खाना है और न रहने के लिए छत। क्या आप मेरी कुछ मदद कर सकते हैं? अरे भाई, मैं खुद एक मोची हूँ, बड़ी मुश्किल से अपना घर चलाता हूँ। मैं तुम्हारी क्या ही मदद कर सकता हूँ। अच्छा। हाँ, लेकिन तुम चाहो तो मेरे घर चल सकते हो, वहाँ तुम्हें छत भी मिल जाएगी और 2 वक्त की रोटी भी। अच्छा, आप मेरी मदद करेंगे? हाँ, लेकिन तुम्हें मेरे साथ मेरे काम में मेरी मदद करनी पड़ेगी। दोनों साथ में काम करेंगे तो क्या पता अच्छी कमाई हो। क्यों नहीं, मैं हर काम करने को तैयार हूँ। चलो फिर घर चलो। तुमने अपना नाम नहीं बताया। दूत दूत नाम है मेरा। और मेरा मुकेश। अरे ये किसे ले आया? ये दूत है। किसका दूत है, भगवान का या यमराज का? अरे मेरा नाम दूत है। हाँ, इसका नाम दूत है। ये मुझे रास्ते में बहुत ही बुरी हालत में मिला था। बेचारे के पास ना खाने को कुछ है और ना रहने को छत। ओ मेरे पति, तुम इतने दानवीर क्यों बन जाते हो? हमारे पास अपने खर्च के लिए तो पैसे हैं नहीं, और तुम पता नहीं कहां से सड़क से इसे उठा लाए। अरे नीलम, पर ये काम करेगा ना हमारे साथ तो अपना भी खर्चा निकाल ही लेगा। जो करना है करो, चलानी तो तुम्हें अपनी ही है। इतना कहकर नीलम वहाँ से चली जाती है और दूत उसकी पत्नी के गुस्से को देखकर जोर जोर से हंसने लगता है। अरे क्या हुआ तुम्हें? तुम क्यों खिलखिला रहे हो? कुछ नहीं भाई साहब, वक्त आने पर मैं आपको ये जरूर बताऊंगा। मुकेश दूत को खाना देता है और दोनों खाना खाकर सो जाते हैं। और अगली सुबह मुकेश दूत को मोची का सारा काम सिखाता है। इसकी सिलाई यहाँ से ऐसा होगा, ऐसे सिलाई करोगे तो जूता जल्दी नहीं फटेगा और ज्यादा दिन तक चलेगा। जी भाई साहब, मैं बनाकर देखता हूँ एक जूता। दूत बहुत समझदार था। वो मोची के काम को बड़ी ही तेजी से सीखकर जूते बनाने लग जाता है और उसके बनाए जूते बहुत ही सुंदर और मजबूत थे। अरे दूत, ये जूता तो बहुत ही सुंदर है। 7 साल हो गए मुझे, लेकिन इतनी सफाई तो कभी मेरे हाथों में भी नहीं आई। मानना पड़ेगा तुम्हें। ये सब बस आप ही की वजह से हो पाया। आप मुझे घर न लाते
तो मेरा पता नहीं क्या होता। कोई नहीं, अब मन लगाकर काम करो, हम दोनों इस दुकान को मिलकर बड़ा करेंगे। अब दूत मोची का सारा काम सीख चुका था और वो सुंदर सुंदर जूते सीने लगता है और मुकेश उन जूतों को बाजार में बेचकर उसकी अच्छी खासी रकम ले आता था, जिससे उसकी खूब अच्छी आमदनी होने लगी। ऐसा करते करते मुकेश की दुकान के जूते पूरे गांव में प्रसिद्ध हो गए और मुकेश देखते ही देखते खूब अमीर होता चला गया। अब हर कोई उसी की दुकान से जूते लेना चाहता था और एक दिन मुकेश की दुकान पर नगर के राजा के कुछ सैनिक आए। यहाँ मुकेश के जूतों की दुकान कहाँ है? मैं ही मुकेश हूँ, बताइए क्या काम है। राजा साहब ने तुम्हारे दुकान के बने जूतों की खूब तारीफ सुनी है और वो चाहते हैं कि उनके लिए यहीं से चाम के जूते सिए जाएं। अरे क्यों नहीं। ये लो चाम, ये बहुत ही कीमती चाम है जिसे हमारे राजा ने शहर से मंगवाया है, इसलिए इस चाम के जूते ही बनाना, चप्पल नहीं। जी बिल्कुल हजूर, इस चाम के मैं जूते ही बनवा दूंगा। और हाँ, हमें ये जूते कल दिन तक ही चाहिए। राजा साहब को कल शाम को शहर घूमने जाना है, तो वो इस चाम के बने जूते पहनकर ही शहर जाना चाहते हैं। ठीक है मालिक, कल शाम तक आपको इस चाम के जूते मिल जाएंगे। इतना कहकर सैनिक वहां से चले जाते हैं और मुकेश दूत से, दूत ये लो चाम, ये चाम नगर के राजा साहब ने भिजवाया है। वो कल शहर घूमने जा रहे हैं और वो चाहते हैं कि वो इसी चाम के जूते पहनकर शहर घूमने जाएं। तो कल दिन तक तुम इस चाम के जूते बना दो, और हाँ, जूता ही बनाना, चप्पल मत बना देना। ठीक है, जूता नहीं बनेगा, चप्पल बनानी है। अरे नहीं नहीं, इसका जूता बनाना है, चप्पल नहीं बनानी। थोड़ा समझदारी से काम करना, ये नगर के राजा के जूते हैं, थोड़ी भी चूक हुई तो हम दोनों मारे जाएंगे, समझे? समझ गया, कल दिन तक बना दूंगा मैं। मुकेश इतना कहकर बाजार में जूतों को बेचने के लिए चला जाता है और दूत राजा के लिए जूते सीने बैठ जाता है। अगले दिन, तुमने राजा के लिए जूते बना दिए? नहीं, मैंने उस चाम की चप्पल बनाई, ये देखो। हे भगवान, ये क्या किया तुमने? कहा था ना चप्पल नहीं जूते बनाना इसके, फिर तुम इतनी बड़ी गलती कैसे कर सकते हो? भाई साहब, इसके जूते ही बनने थे। अरे जब राजा साहब को जूते चाहिए तो तुम इसकी चप्पल कैसे बना सकते हो? इतना कहकर मुकेश गुस्से में डंडा लेकर दूत को मारने लगता है और दूत जोर जोर से हंसने लगता है। मैं तुम्हें मार रहा हूँ और तुम हंस रहे हो? तुम्हारी इस गलती के लिए हमारी जान तक जा सकती है। मुकेश दूत से बात कर ही रहा था कि तभी राजा के सैनिक मुकेश की दुकान के बाहर आ जाते हैं। अरे वो जूते तैयार हो गए? अरे आप तो दिन में आने वाले थे, इतनी जल्दी आ गए? हाँ, वो राजा साहब का देहांत हो गया है, तो उस चाम के जूते नहीं चप्पल बना देना, मैं दिन में आकर ले जाऊंगा। क्या राजा साहब का देहांत हो गया? हाँ, और उनके यहाँ ये प्रथा है कि अंतिम विदाई पर 100 को चाम की चप्पल पहनाई जाती है, तो इसलिए उस चाम की चप्पल सी देना। चप्पल? हाँ, उस चाम की चप्पल तो तैयार है, आप चाहें तो अभी ले जाएं। तैयार है? हाँ, वो मेरे साथ काम करने वाले ने गलती से इसकी चप्पल सिल दी थी, इसलिए आप उन चप्पलों को ले जाइए। मुकेश सैनिकों को वो चप्पल दे देता है और सोच में पड़ जाता है। ये कैसे हो सकता है? क्या दूत पहले से ही जानता था कि राजा साहब को देहांत होने वाला है? नहीं नहीं, ऐसे नहीं हो सकता। खैर जो भी हुआ, जान छूटी। मुकेश अपने आप से बात कर ही रहा था कि तभी उसकी दुकान पर एक बूढ़ी औरत 2 जवान लड़कियों के साथ आती है। हाँ जी माँ, आपको क्या चाहिए? मेरी दोनों बेटियों की शादी होने वाली है, तो इनके लिए बढ़िया सी जूतियाँ चाहिए थी। अच्छा माँ जी, बहुत सारी जुतियाँ हैं, आप अंदर आकर देख लीजिए। माँ जी, ये दोनों बेटियां आपकी हैं? बेटा मेरा तो कोई नहीं था, मेरे पति शहर में बिजनेस किया करते थे, लेकिन उनका देहांत हो गया और ये दोनों बेटियां मैंने गोद ली हैं।
इनकी माँ भी बचपन में ही गुजर गई थी। इनके देख रेख करने वाला कोई नहीं था, तो मैंने ही इनका पालन पोषण किया और इस तरह मुझे इनका और इनको मेरा सहारा मिल गया। बूढ़ी औरत जैसे ही अपनी दोनों बेटियों को लेकर दुकान के अंदर जाती है तो दूत उन दोनों लड़कियों को पहचान लेता है। तुम हंस क्यों रहे हो बेटा? कुछ नहीं माँ जी, थोड़ा पागल है। इतना कहकर मुकेश जल्दी से उस बूढ़ी औरत को जूते दे देता है और उन्हें वहां से भेज देता है और दूत से कहता है, तुम फिर उसी बूढ़ी औरत पर हंसने लगे। आज तुम मुझे अपनी इस हंसी के पीछे का राज बताकर रहोगे। हाँ, आज मैं अपनी हंसी का राज आपको बता सकता हूँ। दरअसल मैं यमराज का दूत हूँ और अपनी गलती का पश्चाताप कर रहा हूँ। क्या तुम सच बोल रहे हो? हाँ, ये बूढ़ी औरत के साथ 2 बच्चे दिख रहे थे ना, इनके पिताजी का देहांत बचपन में ही हो गया था, जिसके कुछ दिन बाद इनकी माँ भी मरने वाली थी। लेकिन मैं उसके मरने के दौरान उसके प्राण नहीं लिए और उस पर दया खाकर खाली हाथ यमलोक लौट आया। तब यमराज ने मुझे नियम के विरुद्ध जाने और मेरी मूर्खता को लेकर मुझे मनुष्य योनि में भेज दिया और कहा कि जब तक तुम किसी मूर्खता पर 3 बार जोर जोर से हंसोगे तभी मनुष्य योनि से तुम्हें मुक्ति मिल पाएगी। मुझे माफ कर दो, तुम यमराज के दूत हो और तुम्हें डंडे से मारा। कोई नहीं, मैं तुम्हारा आभारी हूँ। जब मैं पहली बार धरती पर आया तो मेरे शरीर पर कपड़े नहीं थे। तुमने मेरी मदद की, मुझे कपड़े दिए। लेकिन जब मुझे घर ले गए तब तुम्हारी पत्नी के व्यवहार को देख मुझे उसकी मूर्खता पर हंसी आई, क्योंकि वो मेरे आने से होने वाले लाभ को नहीं देख पाई। और दूसरी बार जब मैंने राजा के भिजवाए उस चाम के जूते न बनाकर चप्पल बनाई और तुम मुझे मारने दौड़े तो मुझे तुम्हारी मूर्खता पर हंसी आई, क्योंकि जो भविष्य में देख पा रहा था वो तुम नहीं देख सकते थे। और तीसरी बार मुझे खुद की मूर्खता पर हंसी आई जब मैंने उन दोनों बच्चियों को एक अच्छी स्थिति में देखा, क्योंकि आज अगर उसकी माँ जिंदा होती तो शायद इन बच्चियों की हालत बेहद खराब होती। बस यही था मेरी हंसी का राज। जाने अनजाने में मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। मैं कैसे अपनी गलतियों की भरपाई करूं? आपने जो किया वो सही था। बस ये याद रखिएगा, जो होता है अच्छे के लिए होता है। इतना कहकर दूत मनुष्य योनि से गायब होकर यमलोक में पहुंच जाता है।